हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। हम पढ़ते हैं किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में। कि टाइम टाइम के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने एसिड और बेस को अपने हिसाब से क्या किया? डिफाइन किया। अच्छे से समझते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इनके ऊपर, जैसे नीट 2019 के ऊपर भी क्वेश्चन आया था उसके ऊपर। तो अच्छे से समझिए, अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, समझो, नोट्स बनाओ। तो क्या है टॉपिक का नाम? एसिड्स एंड बेसिस। देखो, आपने छोटी क्लासेस में 9th में 10th में या 8th में भी आपने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस जो कि ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। जो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो टेस्ट में क्या होते हैं? सौर होते हैं। ये आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा होगा। इन डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन, क्योंकि ये जो डेफिनेशन थी वो कुछ एक टेस्ट के ऊपर डिपेंड थी, ठीक है, टेस्ट के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन विद टाइम क्या हुआ? दीज ऑपरेशनल डेफिनेशंस दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय कंसेप्चुअल डेफिनेशंस। और वो कंसेप्चुअल डेफिनेशन किसने दी? आर्रेनियस ने, ब्रोंस्टेड, लोरी ने एंड लुईस ने दी। और वो डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड थी? जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, उनके बिहेवियर के ऊपर बेस्ड थी। तो आज हम लोग ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। क्लियर बात है? चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। क्या है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। कब आया था ये? 1884 में आया था, ठीक है। एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो उन्होंने क्या क्या बात बोली? देखो, उनके पॉइंट्स क्या थे? नंबर 1 एसिड, कि एसिड क्या होगा। तो आर्हेनियस भाई साहब ने एक बात बोला कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस फ्री H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो क्या था, ठीक है, सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस व्हाट? फ्री H पॉजिटिव आयंस। किसमें? इन एक्वस सॉल्यूशन। जो फ्री H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, देन HBr हो गया, HI हो गया, CH3COOH हो गया, H2S हो गया, etc. There are so many. Those chemical substances which produce free H positive ion in aqueous solutions are known as acid, and there are some examples. ये बात क्लियर है? तो उनके हिसाब से जो बेस होते हैं, बेस, तो बेस का डेफिनेशन क्या हो गया? Those substances which produce free OH negative ion, hydroxide ion in aqueous solution. देखो, substances which produces फ्री OH नेगेटिव आयंस, किसमें? इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस आप जानते हो ना, वाटर। एक्वस वर्ड कहां से आया? एक्वा, एक्वा यानी वाटर। तो जो फ्री OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो इनके भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा? जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लो, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, एक्सेट्रा एंड सो मेनी। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। सिंपल सी बात थी। नंबर 3 उन्होंने क्या बोला? नंबर 3 बोला उन्होंने क्या? नेचर ऑफ वाटर, कि वाटर का नेचर क्या है इनके हिसाब से। तो इनके हिसाब से वाटर क्या होता है?
वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल। क्योंकि नेचर ऑफ वाटर क्या है? न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है बताएंगे। चलो आगे नंबर 4 क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेन है क्या बनना चाहिए? वाटर बनना चाहिए। तो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस react together to form water। जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करे, उनके हिसाब से वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक एसिड है, क्या है? HCl है। एक बेस है, क्या है? NaOH। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया। एसिड क्या देगा? H पॉजिटिव, बेस क्या देगा? OH नेगेटिव। क्या बनाएगा? H2O, वाटर बना दिया। प्लस में पीछे क्या बनाएगा? NaCl, सॉल्ट बनाएगा। तो जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल सी बात थी। चलिए आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 5। नंबर 5 क्या पढ़े हम लोग? यहां पे पढ़ते हैं किसके बारे में? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड आर्हेनियस के हिसाब से एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का कैसे पता लगेगा? कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी उनके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे। कौन डिसाइड करेगा एसिड और बेस का स्ट्रेंथ? उनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू 100%। अगर अल्फा 100% हो जाए, अल्फा क्या हो जाए? 100% हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग बेस भी हो जाएगा। और अगर अल्फा की वैल्यू 100 से कम हो जाए, लेस देन 100% हो जाए, तो वो एसिड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और बेस भी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वीक एसिड, और बेस भी क्या हो जाएगा? वीक बेस। अगर अल्फा का वैल्यू 100% है, इट मींस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। तो क्या हो गया आपका? एसिड और बेस वो स्ट्रॉन्ग हो गए। और अगर अल्फा का वैल्यू 1 से लेस है, 100% से कम है, तो वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। तो आर्हेनियस ने ये कुछ पॉइंट्स दिए। 5 पॉइंट्स तो ये हैं, 2 और पढ़ेंगे। आई थिंक आपको अच्छे समझ आया होगा। नेचर ऑफ वाटर न्यूट्रल क्यों होता है? कि इनके हिसाब से जो वाटर है, वाटर में क्या है? H पॉजिटिव भी, OH नेगेटिव भी है। ठीक है ना। तो वाटर का जो pH है वो कितना होता है? 7। और हमने अभी लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर pH 7 हो तो कौन सा नेचर होता है? न्यूट्रल। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज़ वाटर हैज a pH of 7 एट नॉर्मल टेंपरेचर। ऑब्वियसली जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? pH क्या हो जाएगा वाटर का? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो वाटर का जो pH है वो भी कम हो जाता है। जैसे मान लो अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस एंड अबव पे वाटर का जो pH वो क्या होता है? वो 6 होता है। कितना होता है? 6। क्यों? वहां पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, 10⁻⁷ की बजाय 10⁻⁶ हो जाता है। और सेम विद OH नेगेटिव आयन, तो क्या हो जाएगा? 6 + 6 यानी 12। तो जो रेंज आएगा वो हमारे पास 12 का आएगा। और वाटर का pH 7 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वाटर विल बिकम मोर एसिडिक at a temperature of 90 degrees Celsius and above. Why? Due to increase in degree of dissociation of water. ये कहानी क्लियर है? इसको एक बार अच्छे से उतार दीजिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग
आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के कुछ एक एडवांटेजेस पढ़ते हैं और कुछ एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो नंबर कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। अभी नंबर 6 क्या है, एडवांटेजेस। और साथ में मैं कर देता हूं क्या, यहाँ पे इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस। ओके, ये क्या क्या एडवांटेजेस थे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के। तो देखो सबसे पहले कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, इट एक्सप्लेन्स एसिड एंड बेस प्रैक्टिकली। कैसे कि एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव देता है तो हम उस एसिड का क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। लास्ट लेक्चर में निकाला था नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। इसी तरह बेस का भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पीएच एंड POH। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या पॉइंट हो गया कि इट एक्सप्लेन्स एसिड्स एंड बेसिस प्रैक्टिकली। ठीक है, कैसे, दैट इज टू कैलकुलेट या टू फाइंड पीएच निकालने में, या फिर दूसरा क्या, जैसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने में, आयोनाइजेशन या हम इसको डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट वहां भी क्या लगेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव लगेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग एंथैल्पी या फिर मैं बोलूं इसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल सकते हैं। कैसे, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं, तो उससे जो हीट निकलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करें तो सोल्ट बनेगा प्लस में वाटर बनेगा, तो वहां पर जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो कितनी होगी, 57.1 किलो जूल। कितनी होगी, 57.1 किलो जूल। आगे साइन माइनस का इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, इतनी हीट प्रोड्यूस होने वाली है। ये आपने थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो पहली बात तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस को प्रैक्टिकली डिफाइन करता है। यानी आप पीएच निकाल सकते हो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, या क्या बोला, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकाल सकते हो, और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल सकते हो। ये बात हो गई। अब आते हैं इसके अंदर डिसएडवांटेजेस में। किसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला तो डिसएडवांटेज क्या है कि आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा, सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस फ्री H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो रिस्ट्रिक्ट हो गया सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पे, यानी दिस एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिस बिहेवियर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस यानी वाटर वाला, अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट आपके पास है तो वहां पर आपको एसिड और बेस के बारे में कैसे पता लगेगा, तो लिमिटेड हो गया ये। तो क्या लिखोगे, दिस concept explains behavior of acids and bases only in aqueous solvent। aqueous का मतलब क्या है, वाटर। ये सिर्फ वाटर में ही एक्सप्लेन करता है एसिड और बेसिक बिहेवियर को। अगर वाटर के अलावा अगर मैं कोई और सॉल्वेंट ले लूं, जैसे मान लो मैं बेंजीन ले लूं, मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लूं, कार्बन डाइसल्फाइड ले लूं, तो वहां पर ये एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो पहला तो इसका ये लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन क्या हो गया कि इसने बोल तो दिया कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस फ्री H पॉजिटिव आयन, लेकिन उन फ्री H पॉजिटिव आयन का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो H पॉजिटिव आयन स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या है, दिस डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, which of the following concept does not explain the stability of protons या stability of hydrogen ions या stability of H positive ions। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट होगा। नंबर थर्ड पॉइंट कौन सा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये
कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहीं पे हमने बात किया कॉन्जुगेट एसिड बेस का? नहीं किया। अरे नीट 2019 में क्वेश्चन था कॉन्जुगेट एसिड बेस के ऊपर ही, तो ये इसने तो एक्सप्लेन किया ही नहीं। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया, ड्रॉबैक हो गया। तो क्या लिखोगे? दिस डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आते चौथे पॉइंट पे। इसने क्या बोला कि एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस फ्री H पॉजिटिव आयन। लेकिन अगर आपके पास कोई एसिड ऐसा है जो एप्रोटिक है, जिसमें फॉर्मूला में प्रोटॉन है ही नहीं, तो फिर उसका एसिडिक बिहेवियर कैसे बताओगे? तो क्या लिखोगे? दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ एप्रोटिक क्या सब्सटेंसेस। मान लो आपके पास एप्रोटिक एसिड हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CO2। अब CO2 एसिडिक होती है, ठीक है, और ये तो आप फील कर सकते हो। कैसे? आप तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जैसे गर्मी का टाइम है, देखा पसीना आ रहा है दबादब, ठीक है, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उस कोल्ड ड्रिंक में एक्चुअली है क्या? पानी है। पानी के अंदर CO2 गैस विद प्रेशर डाला गया है। कौन से लॉ से? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर में आता है, ठीक है, और उसमें थोड़े से फ्लेवर्स डाल दिए गए, यही तो है ना। अब वाटर तो क्या है? न्यूट्रल है। तो अब वो जो कोल्ड ड्रिंक है दैट इज एसिडिक इन नेचर, हम जानते हैं, ठीक है। तो उस कोल्ड ड्रिंक को एसिडिक बनाया किसने? CO2 ने। किसने बनाया? CO2 ने। तो CO2 क्या होता है? एसिडिक होता है। उसके अलावा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई हाइड्रोजन है नहीं इसमें, तो फिर कैसे पता लगेगा? फिर उसके बाद मान लो CuCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, इसको हम लोग फोस्जीन के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो एक पॉइजनस गैस बनती है जिसका नाम क्या है? फोस्जीन, PHOSGENE, फोस्जीन। और फॉर्मूला क्या? COCl2, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्लियर बात है? इसलिए क्लोरोफॉर्म है वो अभी एक तरह से बैन ही हो गया वहां पे, ठीक है। तो ये चार इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि भाई इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। क्लियर अच्छे से? अब जैसी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? नया साइंटिस्ट आएगा। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे? ब्रोंस्टेड एंड लोरी। 1923 में आए थे वो लोग। तो 1923 में ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने भी अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, किसका? एसिड और बेस का। आप इसको उतारिए, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। चलो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है? ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, LOWRY, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। कब आया था ये? 1923 में आया था। अब ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या हो गई? इन्होंने क्या किया? बड़े स्मार्टली क्या बोला? जो आर्मियस के कॉन्सेप्ट में लिखा था ना कि एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस फ्री H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इन्होंने वो एक्वस सॉल्यूशन हटा दिया। उन्होंने बोला किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में। तो देखो इनके हिसाब से एसिड क्या है? नंबर 1 एसिड क्या है? ये दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव a tendency to donate H positive ions, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स, ठीक है, बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से, इन एनी सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन्स बाय एनी मेथड
इन एनी सॉल्वेंट, तो उन्होंने एक्वस को हटा करके कोई भी सॉल्वेंट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही क्या, HCl, HNO3, H2SO4, फिर H3PO4, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं जिसको, फिर एसिटिक एसिड ले लो CH3COOH ले लो, फिर वही सेम HCl तो हो गया, तो अब क्या लोगे, HBr ले लो, और क्या लोगे, और ले लोगे H2S ले लो, एक्सेट्रा, सो मैनी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा और क्या ले सकते हो, और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो H3O पॉजिटिव, ये ले सकते हो, NH4 पॉजिटिव, ये भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो कैटायंस में हो गए। एनायंस में जाए तो क्या ले सकते हैं हम लोग, SH नेगेटिव, ये ले सकते हो, और क्या ले, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब कार्बोनेट है वो तो क्या प्रोटॉन डोनेट करेगा नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दो, है ना। तो ये कुछ एक इन्होंने एग्जांपल लिए, एक्सेट्रा कुछ एक एग्जांपल है, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। चलिए नंबर 2 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, बेस के ऊपर। अब इन्होंने बेस की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज की। उन्होंने क्या बोला कि बेसिस आर दोस सब्सटेंस व्हिच हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। एसिड क्या होते हैं, दोस सब्सटेंस व्हिच हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन डोनेटर बोल सकते हैं, और बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मैं शॉर्ट में लिख दूं, चलो कंप्लीट लिख देते हैं, क्या, दोस सब्सटेंसेस which have a strong tendency to accept what, H positive ions, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है। by any method in any solvent, इन शॉर्ट भैया मैं इसको क्या लिखता हूं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। आप भी इन शॉर्ट में क्या याद रखोगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। और एसिड को इन शॉर्ट में क्या याद रखोगे, प्रोटॉन डोनर, सिंपल एंड स्वीट। डेफिनेशन तो देखो, जो बच्चे नए हैं क्लास 11 के लिए, उनके लिए जरूरी है। अब जो बच्चे कॉम्पिटिटिव वाले हैं, कंपटीशन वाले हैं, उनके लिए डेफिनेशन की क्या होता है, ठीक है। कंपटीशन में डेफिनेशन नहीं आती है, कंपटीशन में क्या आता है, एप्लीकेशन आता है, और बोर्ड में क्या आता है, डेफिनेशन। यही तो बोर्ड और कंपटीशन में डिफरेंस है। तो एसिड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी, प्रोटॉन डोनर, और बेसिस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बेसिस के कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जैसे सबसे पहले तो देखो, ये आपके क्या हुए, NaOH, KOH, सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं मैं, जैसे MgOH का ट्वाइस हो गया, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये हाइड्रोक्साइड है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर कैसे हुए। मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो NaOH है, अब पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। अब देखो लोन पेयर है, तो लोन पेयर जाएगा किसके पास, H पॉजिटिव के पास, तो उसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड बना लिया तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा क्या, Na, और ये क्या बन गया, OH ट्वाइस। एक ही लोन पेयर बचा, लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो NaOH ट्वाइस पॉजिटिव बना है, ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो इमीडिएटली डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होके आपको क्या देगा, आपको देगा Na पॉजिटिव प्लस में H2O, ठीक है। लेकिन इस NaOH ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट तो किया ना, तो प्रोटॉन क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। सिमिलरली आप बाकियों के साथ कर सकते हो, कोई इशू है नहीं। तो ये रिएक्शन हो गया। और कुछ एक एग्जांपल इसके लिख देते हैं। जैसे मान लो कि आपको दे दे क्या, हाँ जी, जैसे ऑक्साइड हो गया। अब ऑक्साइड है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कार्बोनेट हो गया, जैसे सल्फेट हो गया, जैसे सल्फाइड हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे और भी लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे मान लो क्लोराइड
क्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, एक्सेट्रा। These can accept protons, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी बेसिस बोलते हैं। और लिख सकते हैं इसके अलावा, और क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, हम लिखेंगे जैसे अमोनिया हो गया NH3। अमोनिया में हमको पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। फिर RNH2 प्राइमरी अमीन, R2NH सेकेंडरी अमीन, R3N टर्शरी अमीन। फिर आपने pyridine का नाम सुना होगा, pyridine को मैं कैसे लिखूं, C5H5N, डायग्राम बना देता हूं, ये लो, यहाँ पे N है, डबल बॉन्ड लगा दो, सिंगल डबल, pyridine लिख सकता हूं। इसी तरह एनिलीन लिख सकता हूं, क्या, C6H5NH2, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है आपके पास, ये सारे के सारे बेसिस हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं। और भी लिख सकता हूं जैसे SH नेगेटिव हो गया, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्टर है। या फिर और क्या लिख सकता हूं, जैसे मान लो ROH एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में भी ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ईथर हो गया ROR, ये भी क्या आपका बेस है। फिर थायोईथर लिख सकते हो, जगह कम पड़ गई है, थायोईथर क्या, RSR। फिर थायो अल्कोहल लिख सकते हो RSH। सब के सब क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हुए, बेसिस हुए। ये कहानी क्लियर है, एक बार इसको अच्छे से उतार दीजिए। चलिए, ये एसिड और बेस की डेफिनेशन पता लग गई अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी। कितने पॉइंट हो गए, 2। अब आगे चलते हैं किसके बारे में, नेचर ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, अब देखो नंबर 3 पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ वाटर। अब एक चीज देखो, यहां पे वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O वो आपको डिसोशिएट होकर के क्या दे सकता है, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। जो वाटर अगर आपको H पॉजिटिव दे तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया, तो क्या हो गया, एसिड हो गया। तो यहां पर वाटर किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा। लेकिन एक बात और भी है, अगर वाटर है H2O, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2। अगर आपने इसको H पॉजिटिव दिया तो वाटर इस H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन। इसका मतलब वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी किया, तो ये यहां पर क्या काम करेगा, बेस का। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी, वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज वेल एज बेस। तो नेचर ऑफ वाटर क्या हो गया, क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। तो नेचर ऑफ वाटर क्या हो गया यहां पे, एम्फोटेरिक, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या होता है कि दोज सॉल्वेंट्स व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से नेचर ऑफ वाटर क्या था, न्यूट्रल था, क्योंकि वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है। ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से पीएच की तो कोई बात आई नहीं, तो वहां पे वाटर का नेचर क्या है, एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। क्लियर बात है। नंबर 4 क्या आएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, those reaction in which acid and base react together and give their respective conjugate acid and bases। देखो मैं लिख देता हूं, according to this concept those reactions in which acid and base react together and form their respective conjugate acid and bases, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट
का एक डिसएडवांटेज था कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ब्रोफिड-लोरी ने वो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब देखो फॉर एग्जांपल, अभी देखो हमने क्या ले लिया, हमने यहां पर ले लिया क्या HCl और हमने ले लिया क्या NH3। क्लियर है? जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये यहां पर क्या काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पर NH3 क्या काम कर रहा है, बेस का, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो क्या बनेगा, ये NH3 का तो बन जाएगा क्या NH4 पॉजिटिव प्लस में H पॉजिटिव, इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया ना, तो ये तो क्या NH4 पॉजिटिव, पीछे क्या बचेगा Cl नेगेटिव आया। ये कहानी क्लियर है? अब देखो कि ये जो Cl नेगेटिव बना, ये इस एसिड का क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। ये इस एसिड का क्या है, इस एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। और ये जो NH3 जो बेस का काम कर रहा था, इस बेस का ये NH4 पॉजिटिव क्या बना है, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बना इसका, कॉन्जुगेट एसिड। कहानी क्लियर है? यहां लिख देता हूं मैं, इसका हो गया क्या, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कहानी क्लियर हो गया। इसका मतलब एक एसिड है, वो प्रोटॉन देता है, और प्रोटॉन देने के बाद उसका जो नेगेटिव आयन बचता है वो क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद जो आयन बनता है उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है। इसका मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस की थ्योरी को ये ब्रोस्टिड-लोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। तो according to Bronsted and Lowry concept, neutralization reaction क्या होती है, those reaction in which acid and base react together to give their respective conjugate acid and bases। आपके सामने एग्जांपल रेडी है, ये बात क्लियर है? अच्छे से इसको भी उतार लीजिए। वाटर का नेचर क्या होता है, यहाँ पर एम्फोटेरिक होता है या एम्फीप्रोटिक होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है? आगे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिफ्थ पॉइंट क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ acid and bases, strength of acids and bases। According to this concept, the strength of acid and bases depends upon their tendency to accept proton or donate proton। सिंपल सी बात है, ठीक है? It depends upon their tendency to accept or donate proton। ठीक है, किसी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, उसकी टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, और बेस का बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, उसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। सिंपल सी बात है। चलो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है? एग्जांपल क्या है, देखो ध्यान से। मान लो आपको दिया है CH3COH, क्या दिया है, CH3COH, ठीक है? तो ये क्या है, एक वीक एसिड है, ये क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है? अब देखो वीक एसिड क्या होते हैं कि जो H पॉजिटिव बहुत कम देंगे, लेट देंगे, कम देंगे, इनका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, ठीक है ना? ओके, अब इसके साथ में हमने क्या डाल दिया, हमने इसके साथ में क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब वाटर यहाँ पे क्या काम करेगा, वाटर यहाँ पे बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा, बेस का। अब यहाँ पे वाटर क्या हो गया आपका, ये इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एज ए वीक बेस। क्या लेता हूँ, एज ए वीक बेस, क्योंकि प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का जो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन वो भी बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻7 होता है। तो क्या हो गया, वीक बेस हो गया। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा, ये H पॉजिटिव देगा लेकिन बहुत ही कम देगा, तो पीछे क्या बचेगा, CH3COO नेगेटिव। अब देखो इस एसिडिक एसिड के H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी कम है, तो ये क्या हुआ, वीक एसिड हुआ। लेकिन जब इसका ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इसका क्या बना है, कॉन्जुगेट बेस बना है, वो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। कैसे, ये एसिड की टेंडेंसी H पॉजिटिव देने की कम है, अगर इसे H पॉजिटिव बाय एनी मीन छीन लिया तो ये बना,
तो ये जो नेगेटिव आयन है ये चाहता है कि कहीं से फटाफट इसको वापस क्या मिल जाए, H पॉजिटिव मिल जाए, ताकि ये अपनी इसी कंडीशन में आ जाए। तो वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। इसी तरह इस वाटर ने जो यहाँ पे वीक बेस का काम कर रहा था, इसको ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना पड़ा, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे H3O पॉजिटिव। अब ये वाटर H पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर को क्या लिया है, वीक बेस लिया है। तो जब इसका कॉन्जुगेट, ये क्या बना, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो जल्दी से H पॉजिटिव दे, क्यों, क्योंकि वाटर H पॉजिटिव लेना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि वीक बेस है यहाँ पे। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग इसलिए बनेगा क्योंकि वो फटाफट H पॉजिटिव दे करके वापस किस में आना चाहता है, वाटर में आना चाहता है। तो यहां से एक बात पता लगा एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में, देयर टेंडेंसी टू डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो एक चीज ध्यान रखना कि कोई वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिए HCl। अब HCl हम जानते हैं क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। प्लस में हम लोग यहां पर क्या ले लें, जैसे मान लो वाटर को ले लेते हैं एक बार H2O, और वाटर को मैं एक बार यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये चाहता है फटाक से H पॉजिटिव देगा, देने के बाद क्या बचेगा, Cl नेगेटिव। तो इस एसिड का ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। अरे एक बात बताओ, जब ये HCl है, ये H पॉजिटिव देना चाहता है, तो उसके बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस बना Cl नेगेटिव, वो H पॉजिटिव थोड़ी लेगा, तो वो क्या बनेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, वीक बनेगा। क्यों, क्योंकि ये अब H पॉजिटिव को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ठीक है। प्लस में अब वाटर को मैंने यहां स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो फटक से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, क्या बना, H3O पॉजिटिव। अरे अभी अभी तो उसने एक्सेप्ट किया है, तो अब ये जो इसका क्या बना, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड बना। स्ट्रॉन्ग बेस था, वो चाहता है फटक से H पॉजिटिव को क्या कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं, तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बना वो थोड़ा H पॉजिटिव रिलीज करेगा, वो तो नहीं करेगा जल्दी से, नहीं करेगा तो ये क्या बन जाएगा, वीक बन जाएगा। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है वो एसिड और बेस की एसिडिक स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है और एक वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये बात क्लियर है, चलो ये समझते हैं। अब स्ट्रेंथ की तो बात आ गई, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं, तो कई बार जो कुछ एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हो, क्या दिया हो, आपको दिया है, मान लो NH3 आपको दिया है और आपसे पूछा गया है कि NH3 है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है। क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने पूछा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, आपसे पूछा है कॉन्जुगेट बेस किसका, NH3 का। अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो NH3 को क्या मान लो, एसिड मान लो, तो आपको NH3 को क्या अज्यूम कर लेना है, एसिड कर लिया। और ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर। अब ये क्या काम करेंगे, प्रोटॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, डोनेट कर दिया, पीछे क्या बचा, NH2 नेगेटिव। तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। आपका आंसर क्या हो गया, सिंपल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, यहां कॉन्जुगेट बेस पूछा है, अगर आपसे पूछे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, इस लैंग्वेज में पूछ सकता है। यानी कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है तो आपको NH3 को क्या मान लेना है, बेस मान लेना है। तो आप NH3 को क्या अज्यूम कर लो, बेस अज्यूम कर लो। और ब्रोंस्टेड के हिसाब से जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा दो, क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहीं समझ आ गई। अब देखो मान लो कि आपको यहां पर इन्होंने क्या दिया है, H2S दिया है,
क्या दिया है H2S। तो जो H2S है इसका इन्होंने क्या पूछा है, कॉन्जुगेट, क्या पूछा है, कॉन्जुगेट बेस पूछा है। तो देखो क्वेश्चन ये है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2S, ये कहानी क्लियर। कॉन्जुगेट बेस पूछने का मतलब क्या है, H2S को क्या जूम करोगे, एसिड। ये लो H2S को हमने जूम कर लिया क्या, एसिड। और एसिड क्या देगा आपको, क्या देगा, ये देगा आपको क्या, ये सारे के सारे साइन क्या लगा दो, रिवर्सिबल लगा दो पहले तो, ठीक है। हाँ जी, तो H2S क्या मान लिया, एसिड मान लिया। और एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन डोनर है तो क्या देगा, H पॉजिटिव, प्लस पीछे क्या बचा, HS नेगेटिव। तो इस एसिड का ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ। कल को आपसे पूछ ले क्या, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HS नेगेटिव, ये पूछ ले तो आप क्या करोगे, अरे कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो इसको आप क्या मान लोगे, एसिड मान लोगे। HS नेगेटिव को आप क्या जूम कर लो, एसिड जूम कर लो। और एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनेट कर दो, H पॉजिटिव, पीछे क्या बचेगा, S2 नेगेटिव। ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ये आपका आंसर हो गया, सल्फाइड है। कहानी को समझ आ रही है आपको, ठीक है। चलो सिमिलरली मान लो आपको इन्होंने क्या दे दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया, और हाइड्रोक्साइड आयन का इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड पूछा। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, ठीक है। क्या, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH नेगेटिव पूछ लिया, और साथ में इन्होंने पूछ लिया सेम वही कहानी, कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव, ये भी पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। तो कैसे करोगे यहां पे, अब देखो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन का इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, तो हाइड्रोक्साइड आयन को आप क्या मान लोगे, बेस मान लोगे। हाइड्रोक्साइड आयन को हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बेस को प्रोटॉन एक्सेप्ट करा दो, H पॉजिटिव, क्या बनेगा, वाटर। तो वाटर इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। सो वाटर इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो कॉन्जुगेट बेस पूछा है हाइड्रोक्साइड आयन का, तो हाइड्रोक्साइड आयन को आप क्या मान लोगे, एसिड मान लोगे। और एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनेट कर दो, पीछे क्या बचेगा, O2 नेगेटिव ऑक्साइड। ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। सिंपल, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसको कर लेना है। अभी देखो लास्ट ईयर, अच्छे से उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलता हूं। लास्ट ईयर यानी नीट 2019 में इसी के ऊपर एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, यानी 4 नंबर फ्री वाले वो क्वेश्चन आया था। एक्सपेक्ट नहीं था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में इतना इजी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोस्टेड एसिड H2O एंड HFR। क्या पूछा है, कॉन्जुगेट बेस पूछा है, किसमें, नीट 2019। क्या पूछा है, कॉन्जुगेट बेस फॉर किसके, ब्रोस्टेड एसिड H2O एंड HF, यही है ना। क्या क्वेश्चन था, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोस्टेड एसिड H2O एंड HFR। क्लियर कहानी है, तो सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा इजी सा था। अरे आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछा है किसका, वाटर का एंड HF का। बेस पूछा है तो वाटर को आप क्या जूम कर लोगे, एसिड जूम कर लोगे। और एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, तो प्रोटॉन डोनेट कर दो, तो उसमें क्या बचेगा, OH नेगेटिव। इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया इसने, HF का भी कॉन्जुगेट बेस पूछा है, तो क्या मान लो, एसिड मान लो। एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव, पीछे क्या बनेगा, पीछे बनेगा क्या, F नेगेटिव। तो इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया, कोई इशू नहीं है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो लास्ट ईयर ये 4 नंबर आपको फ्री में मिले होंगे, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में जो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको उतारिए अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए इतना सब कुछ क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग कुछ एक सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सम सॉल्वेंट्स। देखो ध्यान से, क्या है, हम लोग पढ़ते हैं क्या, टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। तो सबसे पहले जो टाइप आता है सॉल्वेंट का, वो क्या आता है,
प्रोटोजेनिक सोलवेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोजेनिक सोलवेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक सोलवेंट। क्या बोलते हैं इसे? एसिडिक सोलवेंट। अब देखो डेफिनेशन पे जाओ। प्रोटो से क्या वर्ड आएगा? प्रोटॉन। जेनिक यानी जनरेटर, जनरेट करेगा तो डोनेट भी करेगा, यानी सोलवेंट जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो प्रोटोजेनिक सोलवेंट का मतलब क्या हो गया? सोलवेंट्स विच जनरेट या विच डोनेट प्रोटॉन्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजेनिक सोलवेंट बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो गया? जैसे मान लो एसिड ले लो, एसिड क्या लोगे? H2SO4 है, प्रोटॉन जनरेट करेगा। HCl है, प्रोटॉन जनरेट करेगा। HNO3 है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, वीक है लेकिन ये भी प्रोटॉन जनरेट करेगा। फिर H2CO3 है, एक्सेट्रा। H3PO4 है, HClO4 है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजेनिक सोलवेंट बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे। ठीक है। नंबर 2 क्या बोला? प्रोटोफिलिक सोलवेंट्स। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक सोलवेंट भी बोलते हैं, बेसिक सोलवेंट। प्रोटो यानी प्रोटॉन, फिलिक यानी फिलोस यानी टू लव, यानी प्रोटॉन लविंग। अब प्रोटॉन लविंग क्या होगा? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या होगा? सोलवेंट्स, ये डायरेक्ट लिख दूं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन क्या हो गया? ये एक्सेप्टर हो गया। ठीक है। एग्जांपल क्या लेंगे इसके? एग्जांपल ले लेते, जैसे मान लो अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे अल्कोहल हो गया, ROH, मिथेनॉल ले लो आप यहां पर, ये भी प्रोटॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। ईथर को भी ले सकते हो, ROR, ये भी प्रोटॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोफिलिक सोलवेंट्स बोलते हैं। ये प्रोटॉन को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। नंबर 3 क्या आता है? क्या बोलेंगे इसको? एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एम्फीप्रोटिक बोलो या फिर आप बोलो क्या? एम्फोटेरिक बोलो, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स। अब एम्फोटेरिक क्या होते हैं? सोलवेंट विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट क्या? प्रोटॉन्स। ठीक है, सोलवेंट्स विच कैन एक्सेप्ट as well as donate protons, यानी H पॉजिटिव। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक सोलवेंट। आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे सबसे पहले तो एग्जांपल क्या ले लो? वाटर का ले लो। वाटर प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। फिर देखो HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन H पॉजिटिव दे सकता है, तो प्रोटॉन डोनर हो गया, लेकिन ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H2CO3 भी बना सकता है। तो ये क्या हो गया? आपका एम्फीप्रोटिक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। सिमिलरली क्या हो गया? HS नेगेटिव, ये H पॉजिटिव दे भी सकता है क्योंकि इसके पास है, और ये लेकर H2S बना भी सकता है, तो ये भी क्या हो गया? आपका एम्फोटेरिक हो गया। सिमिलरली HSO4 नेगेटिव है, ये भी क्या हो गया? एम्फोटेरिक हो गया। फिर आपका ये H3PO4 है, वो क्या देगा? H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव, ये H पॉजिटिव डोनेट भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है। फिर HPO4 नेगेटिव, ये क्या काम कर सकता है? H पॉजिटिव डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ये किसके एग्जांपल है? एम्फीप्रोटिक या फिर एम्फोटेरिक सॉल्वेंट के एग्जांपल है। क्लियर है कहानी? नंबर 4 पे आ जाता है। क्या आता है? एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब देखो नेम क्या बता रहा है? ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ प्रोटिक यानी प्रोटॉन, यानी सॉल्वेंट जिनमें प्रोटॉन है ही नहीं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी सॉल्वेंट विच नीदर एक्सेप्ट प्रोटॉन नॉर डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, सॉल्वेंट विच नीदर accept nor donate what protons, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जांपल क्या है?
सबसे पहले तो ले लो बेंजीन C6H6। अब बेंजीन है, इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं, ना तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा ना ये प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा ही नहीं। फिर कार्बन डाई सल्फाइड, ये भी नहीं करेगा। फिर BrF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये भी नहीं करेगा, सॉल्वेंट है ये। फिर क्या लोगे COCl2, COCl2 को भी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बोलते हैं, फोस्टीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये भी क्या आपका एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। कहानी क्लियर है? कितने हो गए, 4 हो गए। आगे अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं, उतार दीजिए, मेरे को मिटाना पड़ेगा इसको। चलो अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसका है, एम्फोलाइट, एम्फोलाइट सॉल्वेंट। क्या बोला, नंबर 5, नंबर 5 क्या है, एम्फोलाइट सॉल्वेंट्स। अभी एम्फोलाइट सॉल्वेंट क्या होते हैं कि भाई सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करे और उसी में एक पार्ट जो प्रोटॉन डोनेट भी करे, मींस वेयर सेम सॉल्वेंट, ठीक है, इफ ए सेम सब्सटेंस कैन एक्सेप्ट as well as donate proton, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोलाइट सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जांपल देखो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा होगा। अब अमीनो एसिड में सबसे छोटा अमीनो एसिड मालूम मैं ले लेता हूं, ग्लाइसिन। बाकी भी है, मैं एक बार एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने ग्लाइसिन ले लिया, ग्लाइसिन क्या होता है, CH2 COOH और यहां पर क्या है, NH2। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। बाकी भी अमीनो एसिड है, उनमें भी ले सकते हो, एक ही बात है। अब यहां पर देखो ये कौन सा पार्ट है, एसिडिक पार्ट है, और एसिडिक पार्ट है वो क्या काम करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो ये पार्ट कौन सा हुआ, प्रोटॉन डोनर हुआ। और ये बेसिक पार्ट है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। Same substance which have proton donor site as well as proton acceptor site, तो क्या बोलेंगे इसको, हम लोग एम्फोलाइट सॉल्वेंट बोलेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या था ये, ग्लाइसिन था। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एरोमेटिक मैटर, ठीक है। अब देखो यहां पे SO3H, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो मैं यहां पर NH3 लगा देता हूं, तो ये क्या बन गया, सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पैरासल्फेनिलिक, पैरा पोजीशन के ऊपर है, तो ये हो गया आपका पैरा सल्फेनिलिक एसिड हो गया। अब देखो यहां पर क्या खानी है, यहां पर देखो ये जो SO3H है, ये तो एसिडिक पार्ट है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये तो है प्रोटॉन डोनर। और ये जो NH2 है, ये बेसिक पार्ट है, ये क्या आपका, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके एम्फोलाइट सॉल्वेंट हो गए। क्या हो गए, एम्फोलाइट सॉल्वेंट। और जो एम्फोलाइट सॉल्वेंट होते हैं वो ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ज्विटर का मतलब क्या होता है, हर्मेफ्रोडाइट, यानी जिसमें दो सेक्स हो, यानी मेल और फीमेल, ये बायोलॉजी में आता है। अब यहां पर हमारे दो पार्ट हो, यानी जिसमें पॉजिटिव पार्ट भी हो, जिसमें नेगेटिव पार्ट भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर बोलते हैं। मतलब क्या इसका, हर्मेफ्रोडाइट। बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देखो एक स्पेशल बात है नोट करने वाली, ठीक है। अब क्या इस एम्फोलाइट सॉल्वेंट को मैं एम्फोटेरिक बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो देखो सिंपल सी बात क्या है कि एवरी एम्फोलाइट इज एम्फोटेरिक, ठीक है। बट क्या सारे के सारे एम्फोटेरिक एम्फोलाइट होंगे, नहीं होंगे, क्यों, बट बताता हूं, बट एवरी एम्फोटेरिक इज नॉट एम्फोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो वाटर ले लो, अब वाटर आपका एम्फोटेरिक तो है, वाटर क्या है, एम्फोटेरिक तो है, लेकिन ये एम्फोलाइट नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर एक एसिडिक पार्ट, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वाटर इज एम्फोटेरिक बट इट इज नॉट एम्फोलाइट। सो एवरी एम्फोलाइट इज एम्फोटेरिक बट एवरी
नॉन एम्फोलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली। तो हमने कुछ एक टाइप ऑफ सॉल्वेंट पढ़े आप यहाँ पर, आई होप आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो ब्रोस्टेड और लोरी का जो कॉन्सेप्ट था, जो ब्रोस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस क्या है और इस कॉन्सेप्ट के डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो ले लेता हूं मैं यहां पर क्या एडवांटेजेस, और फिर मैं क्या ले लेता हूं यहां पर डिसएडवांटेजेस। तो देखो एडवांटेजेस में पहला पार्ट क्या है कि ब्रोस्टेड एसिड और बेस ने क्या बताया अपने को। तो सबसे पहले तो उसने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, ये सबसे अच्छी बात थी, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिक बिहेवियर इन एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला तो क्या था कि दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ acids and bases in any type of solvent। अब सॉल्वेंट कोई जरूरी नहीं कि वाटर हो, कोई भी टाइप का सॉल्वेंट में इन्होंने एसिड और बेस के बिहेवियर के बारे में बताया। पहला तो ये इसका बेनिफिट था। दूसरा बेनिफिट क्या था कि अब देखो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एक ड्रॉबैक था कि वहां पर H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। इस कॉन्सेप्ट ने प्रोटॉन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, दिस एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की स्टेबिलिटी को बताता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस के ऊपर। पहला तो डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि पीएच कैसे निकालोगे, पीएच निकालना नहीं सिखाता, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्लेन द पीएच, ठीक है। ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर आपके पास कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट है या कोई एप्रोटिक क्या बोलो सॉल्यूशन है, अब उस एप्रोटिक के बारे में ये नहीं बताता। जैसे मान लो, ठीक है, क्या बोला, दिस डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ एप्रोटिक एसिड्स और बेसिस, ठीक है, एसिड और बेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो CO2 है। अब इसने तो बोला कि एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, CO2 के पास प्रोटॉन है ही नहीं, कहां से लाएगा बेचारा, कहां से डोनेट करेगा। सेम वही कहानी, क्या SO2 हो गया, SO3 हो गया, BF3 हो गया, मान लो आपका AlCl3 हो गया। अब इनके बारे में, किसी के बारे में क्या ये एसिडिक है, बेसिक है, ये एक्सप्लेनर नहीं करता। तो ये भी इसका क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। तो कुछ एक पॉइंट थे इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे आए नेक्स्ट भाई साहब 16 इयर्स के बाद 1939 में कौन आए, लुईस भाई साहब। तो लुईस भाई साहब ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर दिया। क्या बोलते हैं उसको, लुईस कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्चुअल है ना, तो उन्होंने भी अपना एक कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का प्रेजेंट कर दिया। पढ़ते हैं इसके बारे में। अब आगे चलते हैं नंबर 3 पे। क्या नाम है इसका, लुईस कॉन्सेप्ट। कब आया था, 1939 में। तो लुईस भाई साहब ने भी अपना एसिड और बेस का क्या दिया, डेफिनेशन दिया। तो इनके हिसाब से एसिड क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। तो आप लुईस एसिड लिखो, ज्यादा पॉपुलर इसी नाम से, लुईस एसिड। ये क्या बोलते हैं कि सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। क्या है, सब्सटेंसेस व्हिच have a tendency
accept a lone pair of electrons, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया आपका, लोन पेयर हो गया, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे यानी वो इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया ना, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इसका मतलब वो लुईस एसिड होगा। आपके ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी वो क्या है, लुईस एसिड है, यानी वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ये कहानी क्लियर है। अब देखो, लुईस एसिड के कुछ एक टाइप पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कहां से पता लगेगा। नंबर 1 ए, क्या पढ़ेंगे कि मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास वेकेंट क्या हो, ऑर्बिटल्स हो, या वेकेंट ऑर्बिटल का तो हम लोग बाद में काम करेंगे। जहां पे जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो क्या लिखेंगे, सब्सटेंसेस वेयर सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि जहां पर जो सेंट्रल एटम है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो BF3, अब देखो BF3 का स्ट्रक्चर क्या है, BF यही। अब बोरोन ने वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने 3 बॉन्ड बना लिए। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, अपना वैलेंस में कंप्लीट करने के लिए। अब बॉन्ड बनाने के बावजूद भी क्या हुआ, सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने, कोई लोन पेयर नहीं है। 1 2 3 बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 3 में कितने होंगे, 6। तो यहाँ पे बोरोन के पास क्या है, 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इसको कितना चाहिए, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, ऑक्टेट चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, 2 का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। तो यहाँ पे बोरोन है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक लोन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या हुआ आपका, लुईस एसिड हुआ। तो एग्जांपल क्या हो गया हमारा पहला, BF3, ठीक है। अब BF3 हो गया, BBr3 हो गया, BI3 हो गया, BCl3 हो गया। इसी तरह AlCl3 ले लो। अब AlCl3 के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल एक्सेट्रा करोगे। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। नंबर बी क्या है कि सब्सटेंसेस जहां पर जो सेंट्रल एटम है वहां पर वेकेंट d ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ PRESS, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल एटम, ठीक है, जहां पर सेंट्रल एटम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो PCl3 हो गया। अब PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अब फास्फोरस के पास तो बाद में d खाली पड़े इसके, तो यहां पर भी वेकेंट d ऑर्बिटल्स है। इसी तरह PCl5 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 क्या हो गया, d हो गया, sp3d है, तो d तो एक यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, बाकी 4 d ऑर्बिटल तो क्या पड़े, वेकेंट पड़े, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो SiCl4, ठीक है, GeX4 ले लो, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लो आपने ले लिया IF5 ले लिया, आपने ले लिया IF7 ले लिया, एक्सेट्रा। ये कुछ एक एग्जांपल है जहां पर क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए ये भी क्या हो गए आपके लुईस एसिड हुए। नंबर 3 ले लेते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स with atoms of different electronegativities, शॉर्ट में EL लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लो, CO2।
अब देखो CO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ कौन एक्सप्लेन करता है? लुईस। तो CO2 कौन सा एसिड हुआ? लुईस एसिड हुआ। कैसे हुआ? पहले बात तो इसमें प्रोटॉन है ही नहीं, तो ना तो ये आर्सेनियस एसिड हुआ, ना ये ब्रोस्टिक एसिड होगा, तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट बचा? लुईस एसिड। तो लुईस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है CO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे? CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो दिखने में क्या लगता है कि सर कार्बन है सेंट्रल एटम, अब कार्बन का वो ऑक्टेट पूरा हो गया सर, 1 2 3 4 4 वन यानी 8 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब कार्बन को क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन लेने की? बिल्कुल यही तो बात है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग स्टडी किस लिए कर रहे हो? ताकि आप एक अच्छा प्रोफेशन बना पाओ, ठीक है, एक अच्छा करियर बना पाओ। फिर करियर बनाने के बाद क्या जाता है? सोसाइटी की हेल्प करना, ये है। लेकिन एक दूसरा और भी है क्या? हर कोई पैसे कमाना चाहता है, ठीक है। अब हर कोई पैसे कमाने की कोई हद तो है नहीं, कितना भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। तो मान लो कि आपको मैं ऐसे ही फ्री में कुछ पैसे दे दूं, मान लो आपको मैंने 10 लाख रुपए दे दिए। अब 10 लाख रुपए आप लोगे, क्यों? आपके पास पॉकेट है, यू कैन कैरी। आपके पास जितनी भी पॉकेट थी सबके अंदर वो गड्डियां आ गई, अब कोई पॉकेट बची नहीं है, ठीक है। यानी आपका पेट भर चुका है, आपका बैलेंस शेल कंप्लीट हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब जैसे जस्ट लाइक दिस कार्बन हियर। अब अगर मैंने आपको 1-2 लाख की गड्डी और दे दी तो क्या आप लोगे? बिल्कुल लेंगे। आपके पास जगह कहां है? अरे जगह बना लेंगे भाई। तो वैसे ही यहां पर इस कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा है, अब कोई इसको एक लोन पेयर देना चाहे तो ये लेगा? बिल्कुल लेगा। कैसे लेगा? देखो ध्यान से, कहीं से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। कैसे लिखूं? मान लो Z लिख दूं और एक लोन पेयर लेकर के आ रहा है, क्लियर है। अब ये लोन पेयर कहां देगा? कार्बन पे देगा। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसके बाद लोन पेयर कितने बचते हैं? 2। लेकिन कार्बन के साथ में क्या मल्टीपल बॉन्ड है भाई। इस Z ने लोन पेयर दिया, इस Z ने लोन पेयर दिया कार्बन को, तो क्या होगा कि इस कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां चले जाएंगे? वन ऑफ द ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा देखो क्या, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड O। पहले कितने लोन पेयर थे ऑक्सीजन के पास? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने लोन पेयर हो गए? 3 4 कौन सा आ गया? नेगेटिव। और ये लोन पेयर क्या बन गया? यहाँ पे बॉन्ड पेयर बन गया, ये लग गया Z। बना के नहीं बना था, ठीक है। तो ऑक्टेट पूरा होने के बावजूद भी इस कार्बन ने लोन पेयर एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोबारा से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? सर एक मल्टीपल बॉन्ड और भी है। तो देखो Z ने अपना लोन पेयर दिया कार्बन को, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए? दूसरे ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड से है। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा देखो CO नेगेटिव, यहां लग गया Z, यहां लग गया Z, ये हो गया O नेगेटिव, हो गया ना। इसका मतलब कि यहां पर कार्बन था वो मल्टीपल बॉन्ड से था विद ऑक्सीजन, ऑल्दो इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे? तो मल्टीपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। कहानी को समझ आई? चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, इसको मिटा दो पहले ना अच्छे से, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो SO3 की बात करें। क्यों बात करें? देखो जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कोई ऑर्गेनिक बड़े अच्छे से कराऊंगा आपको, बड़ी डिटेल में कराऊंगा, बड़ा इजी बना दूंगा आपके लिए ऑर्गेनिक। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें सल्फोनेशन आएगा। अब सल्फोनेशन में देखो क्या है कि जो SO3 है, SO3 वहां पर ये जो SO3 है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, लुईस एसिड है यहाँ पे। कैसे? SO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दो लोन पेयर दिखा दो। अब देखो सल्फर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना लिए। 6 बॉन्ड का मतलब क्या हुए? 12 इलेक्ट्रॉन। कि सर अब देखो यहाँ पे कि सेंट्रल एटम के 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी मोर देन 8 है। अब इसको क्या जरूरत है? क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा? क्वेश्चन है यस, ये भी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। कैसे? मल्टीपल बॉन्ड है। कैसे? अब देखो मान लो कहीं से कोई न्यूक्लियोफाइल आया, लोन पेयर लेके आया, अटैक किया किसके ऊपर? सल्फर पे। तो क्या करेगा? ये सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से है तो पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा वहां पे। क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा S, यहां ये क्या हो जाएगा? O सिंगली बॉन्डेड, पहले 2 लोन पेयर थे,
2 पाई इलेक्ट्रॉन और चले गए तो एक लोन पेयर और आ गया, नेगेटिव हो गया। कौन लग गया? लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, यहाँ पे क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। फिर डबल बॉन्ड हो तो थाई। एक्सेप्ट किया ना? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? लुईस एसिड होता है। अब क्या ये फर्दर और लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? देखो ध्यान से, किया तो क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए? इधर चले गए। इधर चले गए तो क्या बनेगा? ये लो एस था, ओ नेगेटिव, NU, उसके बाद एक NU और लग गया, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये क्या हो गया? O नेगेटिव हो गया। सल्फर के अल्टीमेटली कितने बॉन्ड है? 6। यहां भी कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर ने अपने बॉन्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। वो 6 है तो 6 ही है, 6 के 7 नहीं किए हैं। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स व्हेन a nucleophile attacks on it on the central atom, then this central atom can shift the pi electron toward the more electronegative element, and hence it acts as a Lewis acid, electron acceptor. तो ये ध्यान रखिएगा कि SO3 भी क्या होता है? आपका लुईस एसिड होता है। CO2, SO3 सब लुईस एसिड है। कहानी समझ आई? BF3 सब लुईस एसिड। कितने हुए? कितने हुए हमारे पास? ये टोटल हो गए कितने पॉइंट हुए हमारे पास? 3 पॉइंट हुए। चलो अभी हम लोग चलते हैं इसके पास नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट पे। देखो ध्यान से, 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट है एलिमेंट्स which have 6 electrons in their valence shell या फिर in their outermost shell। जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या काम करते हैं? लुईस एसिड का काम करते हैं। कौन सी फैमिली हो गई बताओ? ऑक्सीजन फैमिली हो गई। फॉर एग्जांपल देखो क्या हुआ? ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। कौन कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। पोलोनियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। अब कैसे देखो, जैसे मान लो ये आपके पास है SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन। क्या है? सल्फाइड आयन। अब सल्फाइड आयन के साथ में हमने क्या लिया? ऑक्सीजन, जिसके वैलेंस में हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए? 6। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो क्या काम करेगा? ऑक्सीजन यहां पर क्या काम करेगा? लुईस एसिड का काम करेगा। तो ये क्या काम करेगा? लुईस बेस का। 2 नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या बनाएगा? ये ऐसे बनाएगा क्या? SO3 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। किसको? ऑक्सीजन को। टोटल चार्ज कितना आ गया? ये क्या बन गया? SO4 2 नेगेटिव बन गया। क्या बन गया? SO4 2 नेगेटिव। खाली समझ आ गई? तो यहां पर ये ऑक्सीजन ने क्या काम किया? यहां पर लुईस एसिड का काम किया। तो जिन एलिमेंट के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी लुईस एसिड का काम करते हैं, ठीक है। नंबर 5 कैटायंस। कैटायंस भी क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। जैसे कैटायन के एग्जांपल दूं, क्या हुआ? Na पॉजिटिव हुआ, Mg+2 हुआ, Ag पॉजिटिव हुआ, बेरिलियम+2 हुआ, Li पॉजिटिव हुआ, ठीक है, फिर Zn+2 हुआ। ये कैटायंस है। ये क्या काम करेंगे? ये भी लुईस एसिड का काम करता है। आपका एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है लिगेंड से। तो जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लुईस बेसेस। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन वो क्या होती है? लुईस एसिड होती है। दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर। तो ये कहानी थी इसकी। तो आपको लुईस एसिड के बारे में आई थिंक कुछ समझ में आया होगा, उतार लीजिए इसको। अब आगे हम लोग चलते हैं किसके बारे में? लुईस बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो लुईस एसिड क्या था? जो लोन पेयर क्या करे? एक्सेप्ट करे, उन्हें क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो लुईस बेसिस क्या होते हैं? ठीक है, स्पीसीज which can donate lone pair of electrons, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ले लेता हूं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या हो गया, जैसे NH3 अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, आपका ROR ईथर हो गया, ROH अल्कोहल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ये डोनेट। अरे डोनेट कब करेंगे, जब उनके पास होंगे, इनके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, अब अगर मैं एनाइंस में ले लूं, अब एनाइंस में देखो क्या हो जाएगा, HS नेगेटिव, ये लोन पे डोनेट कर सकता है। फिर NH2 नेगेटिव, ये भी लोन पे डोनेट कर सकता है। फिर क्या हो जाएगा आपका, जैसे SO4 2 नेगेटिव सल्फेट हो गया, फिर कार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, साइनाइड हो गया, एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी। तो एनाइंस है, ये भी क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ये कहानी क्लियर है। तो ये कुछ एक एग्जांपल है जो स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। कर लोगे? चलो, अब अगला पॉइंट क्या आता है, नेचर ऑफ वाटर। लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर का नेचर क्या है? देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अभी देखो आपके सामने ऊपर लिखा है मैंने, वाटर किसका एग्जांपल है यहाँ पे, लुईस बेस का। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ वाटर इज बेसिक। तो वाटर का नेचर क्या होगा, इट इज बेसिक इन नेचर। वाटर क्या होगा, बेसिक। अरे बड़ी मजे वाली बात है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर न्यूट्रल था, ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर क्या था, एम्फोटेरिक था, और लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर क्या है, बेसिक है। क्या है, बेसिक। क्यों? इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए क्या हुआ, लुईस बेस हुआ। ये कहानी क्लियर है। आगे चलते हैं, क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि लुईस के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, करके देखते हैं। जैसे मान लो BF3 है, अब ये क्या है, यहां पर लुईस एसिड है, इसकी रिएक्शन करा दी NH3 के साथ, यहां पर ये क्या है, लुईस बेस है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये देगा आपको क्या, इसने आपको दिया क्या, BF3 है। ठीक है, चलो इसको मैं रिवर्सिबल दिखाता हूं। ठीक है, तो BF3 ने, यहां पर NH3 ने क्या काम किया, NH3 ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया बाय फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बना है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्ट विद ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कहानी समझ आ गई आपको? तो ये था इसका क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। अब अगला आता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का पता कैसे लगेगा, किस पे डिपेंड करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स अपॉन देयर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर। इट डिपेंड्स अपॉन their tendency to donate or accept lone pair of electrons, इस पे डिपेंड करता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि SO2 और SO3 आपके पास है, तो दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, SO3 होगा। SO3 की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ज्यादा है, SO2 की कम है। सर ये कैसे हुआ? अरे SO3 में क्या था, तीन डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। SO2 में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स कम है, S डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता हूं, लोन पेयर बना देता हूं। तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड कम है, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, तो SO3 की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए SO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन SO2। कहानी समझ आई? उतार दीजिए इसको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। आई थिंक बड़ा इजी लगा होगा आपको ये
कॉन्सेप्ट, तीनों ही कॉन्सेप्ट बड़े इजी है। चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं इनके, एक साइड में ले लेते हैं क्या एडवांटेजेस, और एक साइड में क्या ले लेते हैं डिस एडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, एक चीज आपने नोटिस किया कि इस कॉन्सेप्ट में, लुबिस कॉन्सेप्ट में हमने किसी सॉल्वेंट की बात ही नहीं की। इसका मतलब दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स, दिस कॉन्सेप्ट explains acid and bases without any solvent, बिना किसी सॉल्वेंट के ये एक्सप्लेन करता है एसिड और बेस को, या सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है। ये जो आर्हेनियस और जो ब्रोस्टेड लड़ रहे थे, आर्हेनियस ने बोला एसिड वो होते हैं जो फ्री H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, ब्रोस्टेड ने एक्वस हटा के बोलते हैं इन एनी सॉल्वेंट। लुईस भाई साहब ने सॉल्वेंट लिया ही नहीं, सबसे बड़ा झंझट ही खत्म कर दिया। ठीक है, नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट है उन एसिड और बेसिस के बारे में भी बताता है जिनके बारे में बाकियों ने नहीं बताया। क्या देखो क्या है, दिस एक्सप्लेन्स दोज एसिड्स एंड बेसिस which are not explained by other concepts. For example, जैसे CO2 के बारे में बताया कि CO2 एसिडिक होती है, ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, मल्टीपल बॉन्ड है। सिमिलरली SO2 हो गया आपका, SO3 हो गया, SiCl4 हो गया, या फिर PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, GeX4 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो इनके बारे में भी एक्सप्लेन करता। तो ये तो इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्या थे, एडवांटेजेस थे। अब डिसएडवांटेजेस में आते हैं। पहली बात तो पीएच निकाल नहीं सकते हो, तो ये क्या है, प्रैक्टिकली नहीं है, तो क्या लिखोगे? ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन एसिड्स एंड बेसिस क्या प्रैक्टिकली। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया, क्योंकि पीएच आप निकाल नहीं सकते हो तो प्रैक्टिकली कहां पे होगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, इसमें हमने पढ़ा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बताता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये था ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस concept, the formation of a coordinate bond, of a coordinate covalent bond या coordinate bond in neutralization is a very slow process। सही बात है, coordinate bond फॉर्म होता है तो न्यूट्रलाइजेशन में तो एक स्लो प्रोसेस है, but in actual neutralization is a very fast process। आपको पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकने से पहले ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, लेकिन इसके हिसाब से वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और वो बड़ा स्लो प्रोसेस है, तो यहां पर ही झूठा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से जो रियल एसिड और बेसिस हैं वो कहां पता लगे, कहां गया HCl, कहां गया H2SO4, कहां गया HNO3। तो इसका मतलब दिस कॉन्सेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाट रियल एसिड्स एंड बेसिस। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो गए, HCl, HNO3, H2SO4, फिर क्या हो गया H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक्सेट्रा। यानी जिनके पास प्रोटॉन है उनकी तो इसमें बात ही नहीं की। तो इसका मतलब ये जो रियल एसिड और बेसिस है उनको एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये कुछ क्या थे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। ये कहानी क्लियर है। अब देखो एक चीज नोटिस करो, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे नोट करने वाली। क्या बात है,
लुईस बेस क्या होता है? जो लोन पेयर डोनेट करता है, जो क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। और प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास लोन पेयर होगा। तो बात तो एक ही होगी। तो कह दूं कि ऑल लुईस बेसिस आर ब्रोंस्टेड बेसिस। ये कहानी क्लियर है? जितने लुईस बेसिस हैं वो सारे के सारे ब्रोंस्टेड बेसिस भी हैं। अब आते हैं लुईस एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड पे। लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो बात अलग हो गई। बट क्या लिखोगे? बट ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड्स। सिंपल सी बात थी, अच्छी बात है, याद रह जाए तो आज हमने कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में। लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हमारे आयोनिक इक्विलिब्रियम में आगे बहुत काम आने वाला है। मैंने क्या बोला? आयोनिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले लेक्चर में हमने पीएच निकालना सीखा, दूसरे लेक्चर में हमने कुछ एसिड और बेस की बात की, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग कुछ एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में, बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉली एसिडिक बेस, कुछ पॉली बेसिक एसिड की बात करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।